अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो का टॉपिक स्टॉक मार्केट नहीं है, मेरी अपनी स्टोरी है कि मैं स्टॉक मार्केट में कैसे आया था। अच्छा, ये स्टोरी ऐसी है कि मेरे साथ लाइफ में ना बड़े लॉसेस हुए थे। मतलब कि मेरा जो बड़ा भाई है ना, वो अभी भी मुझे मजाक मजाक में कहता है, इसको पैसे ना देना, ये पैसे डुबो देगा घर के। ठीक है, मेरे साथ हमेशा यही होता था। शायद मेरे गुनाह ऐसे थे कि वो गुनाहों की सज़ा मुझे मिलती थी कि मेरे पैसे डूब जाते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने एक अच्छी क्वालिटी रखी थी कि मैंने पैसे जोड़ता बहुत था। मतलब कि ये सिक्का है ना, मैं गले में पैसे जोड़ के अपनी चीज़ें खरीदता था। हम बचपन से गरीब थे, बहुत गरीब थे। मेरे असल में अब्बू की जॉब चली गई थी सन 2011 में, तो सही गुर्बत आ गई थी। मैंने जोड़े पैसे बहुत थे उस टाइम भी। मुझे ईदी मिलती थी, वो भी जोड़ता था। अम्मी कहती थी ब्रेड ले आओ बेटा। उसके जो बकाया पैसे 20 रुपए बचे थे, वो मैं पैंट एक होती थी पुरानी, उसमें रखता था संभाल के कि कोई मतलब गले में से तो कोई निकाल ही लेगा, लेकिन पैंट में से कोई नहीं निकालेगा। पुरानी पैंटें कौन निकालेगा। तो आई यूज टू सेव मनी अलॉट। ओके, 11 में अब्बू की जॉब खत्म हो गई थी, तो अब्बू आए पाकिस्तान। उन्होंने कहा बेटा किस किस पास कितने कितने पैसे। तो उस वक्त मेरे पास 20,000 रुपये पड़ा था, तो मैंने वो 20,000 दे दिया। अब 2011 की बात है, 2011। तो मैंने 20,000 उस टाइम दे दिया था अब्बू को। तो अब्बू बड़े खुश हुए थे। तो अब्बू को पता लगा यार ये बच्चा पैसे तो बड़े जोड़ता है। और मैंने बचपन में एक दफ़ा 7,000 रुपये जोड़े थे सन 2000, आई थिंक ये 7 की बात है। तो अब्बू ने मुझे उन पैसों का साइकिल लेके दिया था राजा बाजार से। तो मेरे ना एक क्वालिटी थी कि मैं पैसे जोड़ता था। लेकिन मैंने इस पूरी फेज में एक चीज़ फील की थी, वो मैं आगे बता दूँ क्या चीज़ फील की थी। सन 2014 में ना मैंने कमेटी डाली थी वैन वाले के साथ, आई थिंक 2,000 पर मंथ, और उसका 40,000 जोड़ा था 20 महीनों में। आखिरी नंबर मेरा था। तो वैन वालों का प्लान ये था कि इसको ना मिस करा दें, कमेटी भाग जाएंगे। तो आखिरी नंबर पर अक्सर आप ना गोली करा देते हैं। उस वैन वाले ने लड़के मेरी कमेटी दिलवाई और मुझे 40,000 मिला। तो उसका मैंने ना फिर वो लिया था, PS4 लिया था। मैंने बस 40,000 का PS4 लिया। 46,000 का था, तो 6,000 मैंने कज़न से लिए थे उधार। तो मैंने कहा यार साला उधार भी लेना पड़ जाता है, ये बड़ा महंगा पड़ जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में जो मैंने चीज़ सीखी थी कि यार पैसे जुड़ तो जाते हैं, लेकिन पैसे ना ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। फिर क्या हुआ कि अभी भी मेरे पैसे जोड़ने की बहुत आदत थी। आगे ज़िंदगी में कोई प्यार भी होता था इंसान को, ठीक है, प्यार भी हुए बहुत ज़्यादा, और जो भी आया है वो लूट के ही चला गया मुझे। ठीक है, होता है, इंसान लड़का है, लड़का बड़ी जल्दी ना पिघल जाता है। और मेरे पैसे यहाँ से अक्सर ज़ाया होते थे। और जब भी कोई दोस्त मेरे साथ जाती थी, तो वो एक बात करती थी, यार पैसे क्यों नहीं होते तुम्हारे पास। मतलब मैंने कहा यार मैं जोड़ता रहता हूँ। कहती जोड़ने का क्या फ़ायदा जब तुम इंजॉय नहीं करते पैसे। तो मैं कहा यार पैसे होने भी चाहिए, और सेफ भी होने चाहिए बैकअप पे। तो ये मेरा माइंड अब बन रहा था कि बंदे के पास पैसे होने चाहिए इंजॉय करने के लिए भी, और वो पैसे भी होने चाहिए कि बैकअप पे भी हों। और जिस माहौल में मैं बड़ा हुआ ना, मेरे असल में लाइफ में बहुत बड़ा स्विच आया था। 2009 तक मैं एक गरीब इलाके में रहता था। 2010 के बाद, 9 के एंड में और 10 के बाद, मैं एक बहुत अमीरों में स्विच हो गया था। मतलब मेरे साथ जो बच्चे थे ना, वो कोई अमेरिका से आया हुआ था, कोई यूके का बच्चा था, कोई तुर्की से आया हुआ था, कोई नीदरलैंड से आया हुआ था, कोई ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ था। वो सारे अमीर के बच्चे थे। उन सारे अमीरों में सबसे गरीब मैं था। मेरे पास एक तस्वीर भी अगर मुझे मिली तो मैं इसी सामने लेफ्ट लगाऊंगा। सब ने जूते पहने हुए, मैं जूती में खड़ा हूँ उनके बीच में। और मेरे पास एक मेहरान गाड़ी थी, बड़ी फेमस थी वो मेहरान गाड़ी, क्योंकि उन बच्चों के चले अमीर तो थे, लेकिन मम्मी अब्बू ज़्यादा देते गाड़ी की। तो मेरी गाड़ी चलती थी हर जगह, मेहरान। तो मेरी मेहरान बड़ी फेमस थी उस टाइम। तो इस सारे प्रोसेस में मैंने एक चीज़ देखी, यार वो साले इतने अमीर हैं, मैं गरीब हूँ यार उनके बीच में। तो मेरे दिमाग में ना एक चीज़ बन गई थी कि साला अमीर होना है यार। अच्छा, अब मैं अमीर होने की कोशिश के चक्करों में यूनिवर्सिटी में पैसे जोड़ता था, लेकिन जब मैं अपनी दोस्तों से मिलता था, तो फीमेल फ्रेंड्स, वो पार्टी करने जाती थी। अब लड़कियों का ना मैंने देखा क्या होता है, 2,000 का बिल बने, 10,000 का बने, वो देती हैं, उनको नहीं है। अच्छा, वो एक्सपेक्ट पहले करती हैं कि साथ वाला बंदा देगा। मेरे पास पैसे ही बेचारे 500 होते थे। अब मैं रोस्टर चला गया, 800 का बर्गर। हम 100 200 वाले यार, हम तो अंडे खाने वाले बर्गर अपने लोग थे। 80 रुपए का बर्गर खाते थे हम तो। 500 रुपए यार। मैं कहा यार ये तो अफरोज बहुत महंगा बर्गर है यार। कहती है यार शेरो तुम खर्चा करा करो यार, तुम क्या इंसान हो। फिर मुझे समझ आई सारा पैसा होना चाहिए यार। 17 में ना मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। यूनिवर्सिटी का एक दोस्त था, गाड़ियों का बिजनेस था, उसने ना स्कैम कर दिया। गाड़ियाँ दी उसने, कस्टम क्लियर नहीं थे, कागजात का मसला, पुलिस आ गई, बड़ा रौला पड़ गया। मेरे जो पैसे जुड़े हुए थे ना, सारे लग गए उधर। अब मतलब घर वालों को भी लग गए, मेरे भी लग गए। तो अराउंड 40 लाख ना, मतलब घर वालों का और मेरा, मेरे उसमें 7 लाख थे, और 33 अब्बू के थे। वो डूब गया, बंदा भाग गया। अभी तक से बंदा भागा हुआ है। एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, ऐड है फेसबुक में, नंबर भी है, बात भी होती है, लेकिन वो ये एक गोली देता है, इंशाल्लाह जी वक्त आएगा दे देंगे। ठीक है, 2017 में 40 लाख को मल्टीप्लाई कर लो कितना बनता है। जब ये हुआ ना, तो मेरे अब्बू डर गए। उन्होंने कहा यार ये बच्चा चलो पैसे तो जोड़ लेता है, लेकिन सर स्कैम बहुत होता है। अब क्या हुआ कि मेरे अब्बू ने ना अपने जानने वाले से मिलवाया, वो जो मेरा मेंटोर है, वो बैठ के साथ मुझे एक सोफे पे बैठा दिया। अब मुझे था कि शायद मेरी क्लास होगी कि यार इसको सही लित्र पड़ेंगे, या कोई पागल बच्चा है। उन्होंने कहा बेटा स्टॉक मार्केट में आ जाओ। वो दिन ना मुझे आज भी याद आता है। पहला दिन था स्टॉक मार्केट का, लेक्चर मिला था मुझे। अब मेरे आंसू भी गिर रहे थे नीचे, ऐसे मैं बिल्कुल बैठा हुआ था, क्योंकि मेरी लाइफ टूट गई थी। 40 लाख घर वालों को नुकसान कराना, और मेरे दिल में उस वक्त एक बात चल रही थी, यार ये रिकवर करके देने घर वालों को, किसी हालत में किसी तरह करके देने। तो मैं स्टॉक मार्केट में आया। तो पहला स्टॉक जब उन्होंने मुझे बताया कि बेटा एग्रो फर्टिलाइजर जैसा कोई कंपनी ले लो, एक बहुत अच्छी कंपनी है, डिविडेंड भी देती रहेगी। डिविडेंड बताया उन्होंने क्या होता है, ईपीएस बताया, ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर होती है। ये अगर इंप्रूव हुआ, कंपनी अच्छी है, अगर
रुक गई है तो कंपनी मुश्किल में, अगर गिर गई है तो कंपनी नुकसान की तरफ जा रही है। तो यहाँ से चीज़ें सीखी कि यार ये कुछ चीज़ है। फिर उन्होंने किताब दिखाई मुझे, उस किताब को मैंने ढूंढना फिर से। उसमें सारी कंपनियां जो उस टाइम लिस्टेड थी ना, उनकी पूरी ईपीएस, प्राइस टू अर्निंग, बुक वैल्यूज और वो डेप्ट वाली वैल्यू, जो कितने वो कंपनीज डेप्ट में है, सब कुछ लिखा हुआ था उसमें पूरा ना। एक मतलब एक कंपनी का यूं नाम होता था, उसके साथ पूरा एक टेबल बना हुआ था आगे। तो बड़े मजे की किताब है, इतनी मोटी किताब थी। अब उन्होंने कहा था ये पढ़ना बेटा। अब बच्चा जो उसको मतलब यूनिवर्सिटी का पहला दिन होता है ना, वो जोश में तो आता है मैं पढ़ूंगा, लेकिन जब मोटी किताब देखता है ना, वो पढ़ने का दिल नहीं करता उसका। तो मेरा दिल नहीं किया था शुरू शुरू में, कभी कभी देखता था लेकिन मैं ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने खाली उस टाइम कमेटी डाल के पहला पैसा जो जोड़ा था ना, फिर से देखो 40 लाख डुबो के मैंने वापस कमेटी डाल के 65,000 जोड़े थे। तो मैंने पहला स्टॉक उस पर लिया था एंग्रो फर्टिलाइजर का। उसको फिर मैंने बढ़ाता बढ़ाता, वो गिरा भी 59, मैंने और ले लिया। करते करते मैंने 7,000 जमा कर लिए स्टॉक्स। अब मसला ये हुआ कि आई शुड हैव बाय कोई और स्टॉक्स जो आए थे इसमें आगे 2021 में, आपका साजगार वगैरह जब आए थे, मतलब ये आई थिंक थोड़ा सा लेट आया था, लेकिन मुझे कोई और स्टॉक्स में नहीं खेलना चाहिए था। बट मुझे सिर्फ यही डराया हुआ था उस टाइम भी कि बेटा मार्केट क्रैश भी होती है तो डरना नहीं, तो आप ना डिविडेंड स्टॉक्स में रहा करो, वो सेफ रहेंगे, वो गिरेंगे भी ना, डिविडेंड दे देंगे आपको। ये स्क्रिप्ट मेरे दिमाग में ना अभी भी चलती है कि यार अगर कोई मार्केट क्रैश भी हो जाए ना, तो डिविडेंड स्टॉक के पीछे जाना। तो यूं मैंने एंग्रो फर्टिलाइजर 7,000 जमा कर लिए शुरू शुरू में। मैं 65 से एवरेज करता करता 100 पे फिर से मैंने बेचा भी, 120 पे भी बेचा, फिर मैंने बाई किया 120 130 का अराउंड। कुछ मेरे पहले के भी पड़े थे, मैंने इसको 180 पे जाके बेचा था। अब मैं क्या करता था उस टाइम ना, पाकिस्तान में इमरान खान ने एक बड़ी प्यारी बात की थी या कह लो एक काम अच्छा किया था। आईपीपीज के सही पैसे उन्होंने दिए थे, तो आईपीपीज के डिविडेंड अच्छे आते थे। सैफ पावर हो गया, एलपीएल हो गया, कोहेनूर एनर्जी हो गया, आर्ट एंड एनर्जी हो गया, ये छुटकले थे उस टाइम, उनके डिविडेंड बड़े अच्छे आते थे। उस टाइम ना पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक अजीब सी चीज होती थी, बैंकों के पीछे कोई नहीं जाता था, बैंक गिरे होते थे। मेरे पास बैंक्स थे, मेरे पास एमसीबी भी था और यूबीएल था, और उस टाइम यही दो मजे के बैंक। और हाँ, बीओबी रखा होता था मैंने, एक बीओबी था और एक जो बीएमएल आजकल है ना, वही बीएमएल पहला वाला, उसका कोई और नाम था, उस नाम से आता था। तो ये 4 बैंक मैंने रखे होते थे। इधर से मैंने एंग्रो फर्टिलाइजर जमा किया हुआ था। पीआईसीटी मैंने बहुत लेट लिया था। तो ये स्टॉक्स मेरे पास शुरू शुरू में होते थे, कुछ अब्बू ने मेरे साथ स्टॉक्स उठाए थे। अब स्टोरी ये हुई कि मैंने स्टॉक्स तो जमा कर लिए, मैं बेचता नहीं था यार बहुत कम बेचता था, लॉन्ग टर्म चलना होता था। क्योंकि एक मसला उस टाइम ये होता था मार्केट में, मार्केट चलती नहीं थी। जो आपको आजकल के चैनल्स में एक बात करते हैं ना कि मार्केट ने बहुत प्राइस अप हो गई है, मार्केट ने गेन बहुत की है, कोई बंदा ना 17 से लेके 22 का टाइम नहीं बताता कि ये 5 साल सबसे खतरनाक और सबसे बुरे और सबसे वर्स्ट स्टॉक मार्केट टाइम था। मतलब प्राइसेस इतनी स्लो चल रही थी कि कोई इन्वेस्टर आता ही नहीं था मार्केट में। याद कर लो पीटीआई के दौर में ना, प्रॉपर्टी सेक्टर बहुत बूम करता है, और आपकी जो स्टॉक मार्केट है ना, रुक जाती है, चलती बहुत स्लो है। मुझे याद है इंडेक्स जो था ना हमारा, 27,000 तक भी गिरा है। क्योंकि वो 2019 में ना जब कहा ना कि हमने आईएमएफ के पास नहीं जाना, उसके अगले दिन ना मार्केट लोअर हार्ट की तरफ भाग गई थी डायरेक्ट। 3-3 हज़ार, अच्छा उस टाइम 1,000 पॉइंट भी गिरे ना मार्केट, तो फुल उसको कहते थे क्रैश हुई है, क्योंकि इंडेक्स ही छोटा सा था, 40,000 20,000। तो ये होता था उस टाइम मार्केट बहुत गंदी गिरती थी। और अगर आईएमएफ के पैसे मिलते थे ना, तो मेरी एक वीडियो पुरानी लगी हुई है, उसमें ना मैं बताया हुआ है कि यूबीएल उसमें 112 का हुआ है, पीओएल मेरे ख्याल से 300 का हुआ है। वो पुरानी वीडियो मैं इसके साथ लिंक करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें क्या प्राइसेस चल रही स्टॉक्स की। एमसीबी 120 का हुआ है, थोड़े से स्टॉक उठते थे बेचारे ठीक है, क्योंकि स्टॉक थे ही छोटे से। तो मैंने आईपीपीज के डिविडेंड बड़े खाए हैं उस टाइम। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में ना मैंने एक जो चीज़ सीखी थी, चलो स्टॉक्स तो जोड़ दिए, पैसे भी जोड़ दिए, अब लालच ये है, ये बेचना नहीं है। देखो इंसान की गलती कहाँ पे आती है, इंसान अमीर बनने के चक्करों में ना गरीब भी हो जाता है। अगर आप बेचोगे नहीं तो आपको फायदा नहीं होगा। हाँ, एक अच्छी चीज़ भी थी कि उस टाइम बेचना बेहतर नहीं भी था, इस सेंस में कि यार आगे जाके महंगी हो जाएगी तब बेच देना। 2023 में बूस्ट आया था मार्केट में। अच्छा, अब क्या हुआ, मैंने क्योंकि पूरे टाइम बहुत कम बेचे स्टॉक्स, बेचे हैं ज़्यादा नहीं बेचे। जैसे ही मार्केट चली, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था 5 साल में, पूरे 5 साल में फ्रस्ट्रेट हुआ। बीच में मैं बताता हूँ आगे मैंने क्या क्या किया, लेकिन मैं इस पूरे 5 साल में भी बात बताता हूँ कि मार्केट चली नहीं है। आपका जो ओजीडीसी था 50 और 80 के बीच में घूमता रहता था। जैसे ही 100 टच के मैंने बेच दिया, था मेरे पास भी, प्रॉफिट ले लिया भाई। वो चलता चलता 150 तक पहुंच गया था अब मैंने क्यों बेचा, क्योंकि मैं 5 साल से इंतजार कर रहा हूँ यार, ये चलता ही नहीं है। अब लोग कहते हैं ना कि बेचना नहीं था, अब तो नहीं बेचना था। अब आप बेच के भी पछताते हो, खरीद के भी पछताते हो। अच्छा, अगर आप खरीद लेते 150 का, ओजीडीसी 150 के बाद गिरा भी 130 पे और 120 पे भी आया, ये भी मसला था तो ये बहुत हुआ मेरे साथ, मुझे बड़ा गुस्सा आता था। मैं कहता यार ये साला या तो बेच के फंसता है या खरीद के भी फंसता है। फिर मैंने लॉन्ग टर्म पे चला, मैं कहा यार लॉन्ग टर्म बैठते हैं। मैंने यूपीएल एमसीपी जमा कर लिया। मैं कहा यार ये ना कभी कभी लॉन्ग टर्म में फायदा देंगे। अब हुआ क्या, 17 के बाद 18 है, 18 और 19 में ना मेरे घर वालों में को जरूरत पड़ी पैसों की। 7 लाख चाहिए थे, तकरीबन 10 लाख चाहिए थे। तो 7 लाख स्टॉक मार्केट के मैंने निकाले, 3 लाख मैंने 1.5 लाख दोस्तों से लिए, कि पता नहीं 1-1 लाख 3 दोस्तों से मिला के ले लिए। ठीक है,
तो मैंने 10 लाख घर वालों को दे दिया। मेरा पीछे जो खाली पैसे थे, खाली सैफ पावर रह गया था 18,000 का, मतलब वो एक पैसा रह गया था। बाकी सब कुछ बेच दिया था मैंने। वो मुझे गुस्सा भी आया, लेकिन मैंने कहा चलो दे देते हैं। अब्बू ने बाद में मुझे पैसे वापस भी किए आराम आराम से, लेकिन काम घर में ज़रूरत थी ना, मैं दे दिए। तो ये मेरा पोर्टफोलियो जीरो पे आ गया। 18,000 था, मतलब ना होने के बराबर, जीरो में समझता हूँ उसको। फिर मैंने स्टार्ट किया 19 में। और मैंने 19 में ना, फिर ये हुआ था कि मेरी सैलरी लगी थी अच्छा 19 में मेरी जॉब वापस लगी थी। बीच में 18 से 19 तक ना मैं बेरोज़गार था। मेरी जॉब खत्म हो गई थी। अब मेरे साथ जॉब में ये हुआ था कि मेरी स्टार्टिंग 20 थी, उसके बाद 25 तक गई सैलरी। और फिर मेरी 50 जब लगी ना, तो मुझे लगा था मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, ठीक है। एंड आई थॉट आई वुड बी द रिचेस्ट मैन, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी एक अमाउंट है यार, माशाल्लाह बहुत पैसा बन गया। अब हुआ क्या, जब इंसान को ये लगता है ना कि वो अमीर हो गया, तब वो सबसे ज़्यादा गरीब हो जाता है। जब मुझे लगा कि मेरे पास पैसा बहुत आ गया ना, अब मैं बहुत रिच मैन बन गया हूँ, उस टाइम ही मैं गिरा हूँ। मैं अब उधर गया एयरपोर्ट, हम लोग वैन में क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि यार कल ना बिरयानी मंगवाएंगे खाने में। जैसे ही हम पहुंचे एयरपोर्ट, तो हमारा सामने वाली जो शिफ्ट थी उसने कहा, फरसान, अब मैं नाम भी लूँगा, फरसान, फरहान और अली जो है ना, इन्होंने कल से नहीं आना, इनकी जॉब खत्म हो गई है। अब मैं टिफ़िन लेके गया, वो अम्मी बेचारी मेरे खाना लेके आई थी, छोटा सा सिस्टम, बेटा ये ले जो साथ। उसमें खाना था कि रात को ही खा लेंगे, कल अगले दिन बिरयानी मंगवा लेंगे हम लोग। हम वैन में प्लानिंग कर रहे हैं। तो मैंने दोस्त को, वो नौकरी खत्म हो गई यार हमारी। दोस्त कहता है सही है यार, कोई बात नहीं। अच्छा, दोस्त भी अजीब किस्म के थे, कसम से। अब हम लोग दूसरी शिफ्ट के साथ बैठ के वापस जा रहे हैं, तो मेरा वो जो पहला वाला बॉस है ना, वो बैठा होता, कहता है फरसान तुम क्या करोगे। मैं कहूँ सर पहले तो एंजॉय करेंगे, क्योंकि हम पहले भी निकालेंगे नौकरी से, फिर से निकालेंगे, ये तो आदत सी होगी है। कहते यार तुझे अफसोस नहीं हो रहा तेरी नौकरी खत्म हो गई है। मैं कहा सर ज़िंदगी में इतने गम मिल गए हैं कि ये गम फील भी नहीं होते अब मुझे। कहता यार एक तो तू ना अजीब कसम से कोई मजनून वाली बातें करता है, या मतलब लैला मजनू वाली बातें करता है। मैं कहा सर क्या हो जाएगा, नौकरी खत्म हो गई, क्या ज़िंदगी खत्म हो गई है। कह रहे बेटा नौकरियाँ नहीं है मार्केट में। अच्छा ये 17-18 की बात है, उस टाइम भी नौकरियाँ नहीं थी मार्केट में, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली थी हम लोगों को। तो मैं कहा सर देखते हैं। अच्छा मैंने अम्मी को फ़ोन किया, मैंने कहा अम्मी मैं घर आ रहा हूँ। कहती क्यों, अभी तो तू गया पागल तो अब वापस घर आ रहा है। मैं कहा अम्मी नौकरी से निकाल दिया। कहती हैं अच्छा, अम्मी बेचारी की ना उस टाइम ज़मीन निकल गई थी नीचे से, परेशान हो गई थी। कहती तू पागल, तेरी नौकरी खत्म हो गई, तूने क्या किया है, कोई लड़ाई की होगी, शुगर लगाया क्या बहुत ज़्यादा। मैं कहा मुझे नहीं पता लगा क्या हुआ, लेकिन निकाल दिया उन्होंने नौकरी से। कह रही ऐसे नहीं हो सकता। मैं कहा मैं घर आ रहा हूँ, दरवाज़ा खोल देना, 12 बजे तक घर पहुँचूंगा मैं, ठीक है, आप दरवाज़ा खोल देना बस। तो हम टैक्सी में बैठे, टैक्सी वाले से बातचीत चली। टैक्सी वाला कहता क्या हुआ यार, टैक्सी से उसमें आई थिंक क्रीम थी या ऊबर थी। हमने कहा यार हमें नौकरी से निकाल दिया। कह रहे बेटा कोई बात नहीं, मैं भी बाहर से आया हूँ तो मैं ऊबर चला रहा हूँ, आप ऊबर से ऊबर चला रही है कोई, अभी आप स्टूडेंट है, वैसे आप लोग कुछ जॉब ढूंढ ही लेगा, आप लोग तेज लगते हैं शक्लों से। अगर शक्लों से ही तेज लगते हैं, बातों से नहीं तेज लगते हम लोग। नहीं होता गप लगती है, जैसे बंदे ने बड़ा हौसला दिया। मैं एक बात देखी है, ये जो ऊबर क्रीम ड्राइवर्स होते हैं ना, इनकी स्टोरियाँ सुना करो, बेचारे ना दिल से बात कर रहे हो, दे हैव समथिंग टू टेल, जो हम इनको इग्नोर कर रहे होते हैं। हम कहते हैं ठीक है अंकल आप इधर तक उतार दें, भाई सुन तो ले उसकी स्टोरी यार, बेचारा पूरा टाइम फ्रस्ट्रेट हुआ हुआ लाइफ से, सुन लिया करो उसकी। तो ही गेव अस अ वेरी गुड एडवाइसेस एट दैट टाइम। उसने कहा हौसला करो, आप लोग अप्लाई करो, इंशाल्लाह आप लोगों को जॉब मिलेगी और इससे बेहतर चीज़ मिलेगी। उसके बाद मैं 9 महीने ना बेरोजगार रहा था। उधर मैंने ना सूरह यासीन का वजीफा किया था, जब मेरी नौकरी नहीं लग रही थी। और सूरह यासीन का वजीफा वो 7 मुबीन वाला है, कि पहले मुबीन, फिर स्टार्ट से लेकर दूसरे मुबीन, फिर स्टार्ट से तीसरे मुबीन, 7वें मुबीन तक जाना, फिर एंड में पूरी पढ़नी है, 40 डेज तक करना है। और उसके बाद फिर मेरी नौकरी लगी, और उसी जगह लगी, और उसी डायरेक्टर से मिला जिसने मुझे निकाला था नौकरी से। तो यहाँ पे मैंने देखा, मैं 18 के बाद 19 में मैंने वापस नौकरी लगी, और फिर मैंने स्टॉक मार्केट में फिर से पैसे जोड़ना शुरू किया। 18-17 में अब्बू ने पैसे ले लिए थे मेरे से, मतलब 18 में अब्बू ने ले लिए थे पैसे, नौकरी भी खत्म हो गई थी, पैसे भी चले गए थे, तो मैं बैंक हो गया था एक लिहाज से। खाली एक सैफ पावर पड़ा हुआ था मेरे पास, आई वॉज जीरो, पैसे ही नहीं है भाई स्टॉक मार्केट में। ना स्टॉक मार्केट में पैसे हैं, ना जॉब है। इंजॉय कर रहा हूँ लाइफ में, फुटबॉल के मैचेस खेलता था। अच्छा मैं फुटबॉल की स्टोरी बताता हूँ, फिर मैंने क्या किया। अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक और बात बताता हूँ। कभी ना ज़िंदगी में, हमेशा एक बात सुनो, ये ना करना कि यार मैं इसको फंसाऊंगा, इससे पैसे कमाऊंगा। ये जिस दिन तुम्हारे दिमाग में सोच आ जाएगी ना, उस दिन तुम फंसोगे। मैं क्या करता था, फुटबॉल की बच्चों को ना लेके आता था मैच के लिए, हर बच्चे से लेता था 200 रुपया। हमारी मैच की एंट्री होती थी 1800। मैं बुला लेता था आई थिंक 25 बच्चे, उसके 1800 तो दे दिए, बाकी जो 700 रुपया ना वो मेरी जेब में होते थे। इसमें मैं हफ्ते के 3 से 4 मैचेस, या महीने के तकरीबन 12 या 15 मैचेस, तो ये मैंने ना रफली कह लो कि 6,000 या 10,000 बनाता था। अब हुआ क्या, ये जैसे ही मैंने 6,000 इकट्ठा कर लिया ना, मैं घर आया। अब यकीन करो, तुम लोग मानोगे नहीं इस बात को, हमारा वहाँ पे एक झूला लगा हुआ है घर के बाहर, ठीक है। मैंने विट्स अंदर की बच्चों को पिक भी करता था, ड्रॉप भी करता था अपने एरिया तक। मैं उनको ड्रॉप करता, उसके बाद वो खुद ही जाते थे आगे अपने घरों की तरफ। जैसे ही मैंने गाड़ी अंदर की ना, तो राइट मिरर जो है ना गाड़ी का, वो झूले में खुद ही आके फंसा है ऑटोमेटिक। मैं डर गया, और वो करके खुद ही टूट गया, गिर गया पूरा मिरर ऐसे करके। अम्मी बड़ी खुश, अम्मी ने कहा वो मेरा बेटा आ गया। कहती बेटा क्या हुआ? मैं कहा अम्मा जी शीशा टूट गया यार।
कहती ये शीशा कैसे टूट गया? मैं कहा यार टूट गया। कहती अब्बू को ना बताइए। मैं कहा ठीक है, अब्बू को नहीं बताता। तो शीशा फिर मैं लगवाने चला गया। आई थिंक उस टाइम 6,000 वैसे टोटल जोड़े थे, 4,000 का वापस वो सारा शीशा नया लगवाया मैंने। तो मम्मी ने कहा यार एक बात बता फरसान, सही से बताई। मैं कहा क्या? जब तू फुटबॉल में बच्चों से पैसे लेता है तो क्या सोचता है? मैं कहता हूँ मम्मी यही कि बच्चों से पैसे कमा लूंगा। कहती है यार एक बात सोच, तू बच्चों से ये सोच है कि उनसे तू पैसे कमाएगा। मैं कहा अम्मी मतलब कि यार मेरी मेहनत है, बच्चों का मैच अरेंज कराना, टीम लेके आना, ये मेहनत है। कहती वो तो है, लेकिन इस तरह ना सोच कि तू ना किसी से पैसे कमाएगा। ये चीज़ ना मुझे ना एक हिट की है मेरे अंदर ना, कि अब मैंने प्रीमियम का ग्रुप भी जो बनाया है, मैं ये नहीं सोचता तू पहले पैसे पैसे बता दो। कभी कभी आती होगी नियत, लेकिन फिर डर लगता है अल्लाह से कि नहीं, अगले ने पैसे दिए, इसको कमा के देना मेरा हक है भाई। मेरा मतलब कि एम है इसको पैसे कमा के देने, मुझे मतलब ही ट्रस्टेड मी। तो वही जो बच्चों के वाला था ना पैसा, वो ज़ाया होता था मेरा। कभी वो गाड़ी का शीशा टूट गया, कभी मैं वैसे ही गिर गया, उसकी हॉस्पिटल की मरम्मत में मेरे पैसे लग गए, तो वो पैसे भी कहती थी तेरे जुड़ नहीं रहे ये वाले पैसे, तो ये वाली तू जॉब छोड़ दी, तू ड्रामे कर रहा है ना कि तुम्हें मैच में ले आऊंगा, तुम्हें खिला दूंगा बच्चों को 15 मिनट खिला के, चलो सब हो जाओ, अगले बच्चे को ले। फुटबॉल की टीम का जो मैच होता था, तो ये चीज़ मैंने फील की यार ये सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल नहीं है भाई, ये काम नहीं हो रहा मेरा। फिर मैंने वही वजीफा किया सूर्य यासीन वाला, और उसके बाद जॉब लग गया, अल्लाह का शुक्र है, और उसी जगह लगी। और उसकी सैलरी से ना मतलब मेरी 80,000 टोटल थी, तो टैक्स कट के 78,500 आता था। तो 50,000 मैं निकालता था उसमें से सैलरी का। मैं चलता 20,000 की सैलरी के मुताबिक था। मेरी जो पहली सैलरी थी, सैलरी तो पहली मेरी 10,000 भी थी, वो जो सन 2013-14 में लगी, लेकिन जो 17 वाली जो पहली सैलरी थी ना, वो 20,000, उसी सैलरी के मुताबिक मैं चलता था इधर भी। यार मैंने गरीब बन के चलना है। 50,000 में ना सिपिंग करता था स्टॉक मार्केट में। पैसे जोड़ो, इधर से जोड़ेंगे पैसे, और पैसे जुड़ते ही नहीं थे मेरे साथ। फिर सेकंड स्कैम हुआ, एक और दोस्त यूनिवर्सिटी का, वो भाई साहब चले गए उधर, क्या नाम है, आई थिंक स्पेन चला गया। उसने अपने आप को इल्यूमिनाटी बना लिया। तो उसने मुझे एक लॉलीपॉप दी कि तुम्हें ना मैं आईफोन दूंगा अच्छा सा। मैं कहा ठीक है जी, आईफोन मिलेगा। अब हुआ क्या कि मैं उम्मीद में था कि आईफोन मिलेगा, वो भाई साहब मेरे से पैसे लेके 40,000, उसने भी 40,000 नहीं दिया। अब आप कहेंगे फरसान भाई 40 लाख के दर 40,000 के दर, भाई वो 40,000 भी बहुत है, क्योंकि मैं पैसे जोड़ रहा था उस टाइम, तो ये पैसे मेरे से नहीं जुड़ सके। मतलब मैंने फिर अलग से जो तनख्वाह के पैसे थे ना, वो स्टॉक में डालता था, ये मांगता था, इसको भी देता था कि ये फ़ोन दे देगा, लेकिन वो फ़ोन आज तक नहीं आया। और वो बंदा अभी भी मेरे ख्याल से स्पेन या पेरिस में नहीं फिर रहा है। वो अक्सर मुझे वीडियो कॉल करके दिखा देता है कि उसके पास डॉलर की धत्ती होती है, वो ऊपर से फेंकते हैं ज़मीन पे। आई थिंक इल्यूमिनाटी वाले जितने भी हैं, पैसा बहुत है उनके पास, तो वो उस वाली लाइन पे चला गया। ही हैड गुड मनी बट आउट ऑफ द लाइन हो गया। उसने नाम भी चेंज कर लिया, बंदा चेंज हो गया, तो वहाँ पे पैसे मेरे सारे फंस गए। तो ये चीज़ मुझे फील हुई कि यार लोग ना आपको ना चूस लेते हैं पैसे से, आपका पैसा देखते हैं तो चूस लेते हैं। फिर मैंने कहा यार एक सेफ हेवन है, वो स्टॉक मार्केट है, लेकिन स्टॉक मार्केट बहुत स्लो चल रही है, इसमें पैसे जुड़ने का बंद नहीं रहा। फिर मैंने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता करके जमा करता रहा। SNGP ले लिया मैंने, OGDC लिया, PPL लिया, POL लिया, APL लिया, ऑयल के स्टॉक ज़्यादा लिए। फिर बैंक्स में मैंने UBR और MCB रखा। इस तरह ना मैंने मतलब जमा करने शुरू किए स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से। डिविडेंड भी आते रहे, उन डिविडेंड को री इन्वेस्ट किया। सैफ पावर, कोहिनूर एनर्जी, आपका LPL आर्टन एनर्जी, EPCL, EPQL, इनके डिविडेंड आते थे मुझे, और कैपको, इस सब के डिविडेंड आते थे। वो मैं ना उनके डिविडेंड को री इन्वेस्ट करता था। एक पॉइंट ऐसा आया था, हमारी तनख्वाह लेट हो गई थी, तब मैंने, मुझे याद है कि सब दोस्तों ने कहा कि यार पैसे किसके पास है, तो मैंने, सब ने कहा फरसान से पूछो। तो मेरे पास पैसे 50,000 आ गए, जो इसका था, कैपको का डिविडेंड आया था। और एक दफ़ा सैफ पावर मैंने इतना जमा कर लिया, 40,000 कर लिया था, उसका 1,73,000 डिविडेंड आया था। उसका मैं फिर बाई एयर ट्रिप पे गया था इधर कर दूँ। अब ये डिविडेंड स्टॉक मार्केट में पैसा आ रहा था, तो सारे हैरान कि फरसान छुट्टी मांग रहे हैं और बाई एयर जा रहा है स्कर्दू, क्योंकि हम सबकी सब सैलरी तकरीबन सेम थी, 80,000 थी। 80,000 किसी की लाख थी, और टेक्नीशियन की 60 और 50,000 थी। तो कहते हैं ये पैसे तू कैसे कमा रहे इतने ज़्यादा? मैंने कहा यार स्टॉक मार्केट से कमा रहा हूँ। मैंने दोस्तों को सिखाई भी स्टॉक मार्केट। एक दोस्त मेरा बड़ा अक्लमंद था, वो आज मेरे शायद आगे चल पड़ा है। उसने ना स्टॉक मार्केट समझी पूरी। मतलब हम लोग ना बैठे रहते थे, हम लोग मतलब बैगेज का काम भी करते थे, ऑटोमेशन, हम लोग मतलब पेज का से बेल्टे जोड़ रहे हैं, साथ स्टॉक मार्केट डिस्कशन चल रही होती थी। ये नहीं कि बेल्ट का मसला क्या है, वो हम ये डिस्कस कर रहे हैं यार एंग्रो फर्टिलाइजर अगर हम इतने रखें तो इतने पैसे बनेंगे। हम लोग पूरा साल ही कैलकुलेशन करते थे बैठ के। तो उसने भी माशाल्लाह मेरे साथ, उसने मुझे फिर EPCL का बताया, मतलब वो भी रिसर्च करता था बैठ के, वो प्रॉपर ना, वो टेक्नीशियन था लेकिन वो बड़ा तेज था। उसने बहुत जल्दी पिक किया, और उसने मुझे आज भी मुझे थैंक यू कहता है, कहता है तेरी वो जो स्टॉक मार्केट की डिस्कशन फर्स्ट टाइम होती ना, तूने मेरी लाइफ में ना एक लाइन दे दी। इस प्रोसेस में ना मैंने एक और जो चीज़ सीखी थी कि पैसे के लिए ना अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना पड़ता है। जब मैं गुनाह करता था ना, अब गुनाह इंसान के हो जाते हैं, कभी गाली दे दी मुंह से, कभी नमाज मिस कर दी, कभी घर वालों से लड़ लिया, ये लगे रहते थे, और भाई से लड़ लिया जी, मसले चल रहे हैं, मोहल्ले वालों में से किसी लड़ाई होगी। लड़ाइयाँ मैं बहुत करता था बचपन से, गालियाँ मुंह से वैसे ही निकल जाती थी, फुटबॉल खेलते मैं बोलता बहुत था। तो ये सारे प्रोसेस में ना अल्लाह से ताल्लुक दूर हो रहा था मेरा। जब अल्लाह से दूर होता था तो अल्लाह ताला ना चीज़ ले लेता आपसे। एक चीज़ याद करो, अल्लाह ताला आपकी कीमती चीज़ ले लेता आपसे टेस्टिंग के लिए।
और मेरा स्टॉक मार्केट में ये मसला होता था, मेरे पैसे जुड़ते नहीं थे। जब भी जुड़ते थे घर में कहीं ज़रूरत पड़ी, पैसे निकल गए। मैंने 7 लाख भी दिया, मैंने 20-22 लाख भी दे दिया। हर दफ़ा ना मैंने पैसे दिए। मैं कहा यार कहीं जोड़ने नहीं दे रहे घर वाले पैसे, जब जोड़ो पैसे ले लिए। तो मेरी अम्मी भी कहती थी अब्बू को, यार इसको ना जोड़ने दिया कर पैसे। और अब्बू कहते यार ये फिर किसी दोस्त को देके उधार देके फंस जाएगा और फिर सारी ज़िंदगी फंसा ही रह जाएगा। ये चीज़ें मेरे ना हिट होती थी। मेरे घर वाले जब मुझे इस तरह कहते थे ना कि इससे नहीं पैसे जोड़ते, फिर मैंने ना सोचा था, मैं कहा अल्लाह ताला आप मेरे फाइनेंस मिनिस्टर बन जाए। अब ये बात ऐसी है कि आप लोग कहेंगे ये कैसी बात कर दी। हज़रत मूसा के टाइम पे भी एक बंदा था ना, तो वो कहता था अल्लाह ताला आए मैं आपका सर को बोसा दूँ या प्यार करूँ, ये वो इस तरह की बातें करता था। अगर कहीं कमी पेशी हो तो अल्लाह माफ़ करे। तो हज़रत मूसा कहते यार ऐसे तो नहीं कहते। तो वो अफसरदा हो गया इस बात पे। तो हज़रत मूसा फिर अल्लाह ताला से बात करने गए, तो अल्लाह ताला कहते हैं यार तूने मेरे एक बंदे को उदास कर दिया यार। हज़रत मूसा कहते हैं कौन से वाला बंदा? कहता है यार वो बेचारा मेरे स्पेशल इस तरह बातें करता था, मैं बड़ा खुश होता था। तो हज़रत मूसा फिर वापस गए उस बंदे को संभाला कि यार सॉरी यार, तू कर सकता है ऐसे, जो जैसे तू अल्लाह ताला को मतलब समझेगा तो अल्लाह ताला वैसे तेरे साथ चलेंगे। तो मैंने अल्लाह ताला को फिर कहा अल्लाह ताला मेरे हाथ में कोई मसला है, ये पैसे नहीं जुड़ते यार मेरे से, ये लग जाते हैं कहीं ज़ाया हो जाते हैं या गलत चीज़ खरीद लेता हूँ मैं। मोबाइल में भी मेरे साथ बड़े स्कैम हुए हैं, जो भी स्कैम ही हुआ है हमेशा। मेरा भाई भी कहता था इसको ना पैसे देना, ये डुबो देगा। अम्मी भी कहती थी इसको ना दें पैसे, ये डुबो देगा। तो मैंने कहा अल्लाह ताला कुछ करें यार आप। आगे भी हुआ एक और स्कैम मेरे साथ। मेरा एक दोस्त था, उसने मेरे से कहा प्रॉपर्टी लेते हैं, उसका अपना प्लाजा बन रहा था। उसने मेरी अम्मी से बातों बातों में 10 लाख ले लिया। मेरे दोस्त ने, अम्मी ने पूछा कि बेटा ये दोस्त सही है? मैं अच्छा, वो आया भी हमारे घर में BMW में। मैं कहा अम्मी जी गाड़ी तो ठीक है, पराडो भी है, इसके अब्बू बॉसनियन है, माशाल्लाह पैसा खुला है इनके पास। तो 10 लाख दे दिया अम्मी ने बेचारी ने। और वो 10 लाख के बाद उसने क्या किया, 2 महीने बाद उसकी खुदकुशी होगी। उसने लोगों का पैसा देना था मेरे ख्याल से 16 करोड़ रुपये, क्योंकि उससे प्लाजा बना नहीं और वो फिर फौत हो गया। मैं उसके भाई के पास गया, मैं कहा यार वो तूने पैसे देने हमारे। उसके भाई ने, अब ये चाबी के हिसाब समझ लो, उसने कहा ये चाकू है, ये इधर मैं मार दूंगा तुझे, या तो तू उसकी कब्र में चला जा या तो तू मर जा। मैं कहा ठीक है भाई, मिलेंगे क़यामत के दिन, अल्लाह हाफिज़। कब्र में नहीं जाना मैंने, जाऊंगा जब अल्लाह का पता होगा, एग्जैक्ट टाइम होगा तब जाऊंगा। लेकिन क़यामत के दिन ना मैं पहले तुझे पकड़ूंगा, उसके भाई को, तू उसके भाई को तो मैं पकड़ लूंगा, लेकिन पहले तुझे पकड़ूंगा कि तूने ऐसी बात कर दी है। फिर कहता मैं तुझे मार दूंगा। मैं कहा तू अभी बेशक मार दे, मुझे मसला नहीं है, लेकिन पकड़ना मैंने तुझे सबसे पहले कि तूने बात ऐसी कर दी है। तो वो पैसे आज तक नहीं आए 10 लाख ना। तो ये मेरे पैसे डूबते रहे, और ये अभी रिसेंट बात थी, 23 की बात है। मेरे से 10 लाख वो डूबा, 10 लाख वो डूबा, 40 लाख वो डूबा, तो 50 लाख मैंने डुबो दिया करो लोग। ये पूरे प्रोसेस में ना फिर मैंने अल्लाह ताला को अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। 23 में ना मैंने रीस्टार्ट किया स्टॉक मार्केट ज़ीरो से। अब 23 से 26 के अंदर मैं यहाँ तक आ गया हूँ कि 90 प्लस पे आ गया हूँ वापस, अल्लाह का शुक्र है। अब कैसे आया हूँ वो सुन लें। अब ये पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी हो जाएगा, ये वीडियो बहुत लंबी होगी, मुझे टेंशन नहीं हो रही है। अब देखो 40 लाख मैं कहता हूँ बुलडोज़र के नीचे चला गया। तो मेरी अम्मी ने एक बात बोली, अम्मी कहती हैं ये अल्लाह ताला की सिफ़त है। अल्लाह ताला ना इंसान से पहले छीनता है, छीनता नहीं है ये मतलब समझो ले लेता है, और अल्लाह ताला फिर उसका सब्र देखता है, और फिर अल्लाह ताला उसको इतना ज़्यादा देता है कि वो अपना पिछला गम भूल चुका होता है, क्योंकि अल्लाह ताला उसको डबल से ट्रिपल या 10 गुना ये अल्लाह ताला की ना एक वो मैथ है ही नहीं, वो इन्फिनिट मैथ्स है। वो जितना दे सकता है ना वो फिर देता ही जाता है, छप्पड़ फाड़ देता है, वो नहीं देखता। फिर मैंने रीस्टार्ट किया स्टॉक मार्केट 23 में, क्योंकि पैसे उधर भी लग गए इधर भी लग गए, तो समझ ही नहीं आई यार। इसके बीच में एक और स्कैम हुआ था 24 में मेरे साथ। अब देखो स्कैम कितने हो चुके हैं मेरे साथ। वो ये था कि एक इसी तरह स्टॉक मार्केट टाइप का कोई फेक सा अकाउंट था। उधर से क्या होता था, उस बंदे को वोट देना होता था, उसके पैसे मिलते थे 20,000। हम वोट दे देते थे, हमें मिलते भी थे पैसे, ऐसी बात नहीं है। फिर वो हमसे ज़बरदस्ती स्टॉक उठवाता था, उसके आप 50,000 जमा करो उसके स्टॉक है, उस 50,000 के बाद वो अगले दिन वो अपर कैप पे 60,000 पे स्टॉक बिकता था। हम बड़े खुश, पैसे आ रहे हैं। उस बंदे ने क्या किया, मेरे पैसे लगा दिए एक आईपीओ में। आईपीओ था इंडिया का, और वो मेरे 2 लाख वहाँ फंस गया। उसके पैसे 2 बार तो मिलेंगे, नहीं दिए तो फंसे रहेंगे। उसके लिए 4 लाख देना था। अब मुझे समझ आ गई पुत्र ये स्कैम है। मैं निकल आया, मैं कहा मैं नहीं दे रहा। मैं कहा 2 लाख तू रख ले, क्या मुझे मैं तेरे से ले लूँगा, तू अभी तू रख ले। तो ये भी 2 लाख का एक स्कैम मेरे साथ हो गया, फंस गए 2 लाख हमेशा के लिए। अब वापस 23 में मैंने, ये 24 में हुआ है, वो 23 वाला तो अभी चल रहा है। मैं 23 वाला टाइम भी चला है कि मैं स्टॉक्स जोड़े हुए थे। मैंने एमसीबी ले लिया था, यूबीएल ले लिया था। मैं जब आई थिंक बाहर गया ना, तो उसके पहली तनख्वाह से मैंने कुछ पैसे डालना शुरू कर दिए थे। इधर एक और स्कैम भी हुआ है मेरे साथ। अब ये वो स्कैम हुआ है जिसकी वीडियो भी मेरे पास पड़ी हुई है यूट्यूब पे, 40 ऑर्डर्स वाली, कभी सर्च करना। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने मतलब यूबीएल और एमसीबी से पैसे कमाए अच्छे खासे। इधर से मैंने मतलब कि आप कह लो कि 3 लाख से 8 लाख तक चला गया था मैं, क्योंकि इन्होंने बड़ा अच्छा गेन दिया था यूबीएल और एमसीबी ने। मैंने आई थिंक 1000 या 2,000 करके उठाए और थोड़ा सा हाई पे जाके सेल किया थे, अच्छा पैसा आ गया था। इधर मैंने डाल दिया 6 लाख उस स्कैम में। पहले मैंने डाले $80 $80 डाल के मैं लेके गया इसको, आई थिंक हाँ $80 से $500 बना। तो वो $500 मेरे बाइनेंस के अकाउंट में आया। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं कहा यार पैसा तो ये बनता है। एम ही स्टॉक मार्केट में लगे हुए हम लोग। अब लालच हो गई, इंसान पहली और आखिरी गलती करता है लालच करके।
जब आप एक दफ़ा कमाते हो ना, तो आप बार-बार उस चीज़ के पीछे ना भागो, बस हो गया बहुत है, निकल आओ। अब मैंने फिर से वही गेम खेली, वो गेम ये होती है 40 ऑर्डर्स होते हैं, वो पूरे करने होते हैं, अगर नहीं किए तो उसके पैसे देने होते हैं। अच्छा मैंने जब 30 ऑर्डर कर लिया ना, उसके बाद फिर से वो बाकी 10 ऑर्डर बड़े महँगे पड़ गए। उसके लिए ना मुझे पैसे डालने पड़ते थे। वो पैसे फिर मैंने स्टॉक मार्केट से निकाले। पहले तो मैंने अपनी तनख्वाह से निकाले, आई थिंक 3 लाख, और फिर मैंने स्टॉक मार्केट से वो पैसे निकाले। और वो जब मैंने स्टॉक मार्केट से निकाले ना, वो जो 7 लाख बना लिए थे, 7 वो 3 ये तकरीबन 10 लाख ये तकरीबन। और आखिरी ऑर्डर ना वो 10 लाख का वो पड़ गया, तो 20 लाख ये हो गए। और उसके बाद ना लेट फीस देने के अलग 10 लाख पड़ गए मुझे, तो 30 लाख। अच्छा वो जो आखिरी 10 लाख था वो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने अपने दुबई वाले दोस्त को कहा कि मुझे 10 लाख दे। कहता क्या है? मैं कहा मैं फंस गया हूँ जगह पे। कह रहा बता दे। मैं कहा यार ये इधर फंस गया हूँ, ये 10 लाख तू दे दे, ये मेरा 30 निकलेगा तो 60 करके मिलेगा मुझे। कह रहा ठीक है, उसने दे दिया। उस बेचारे ने अपने पूरे गाँव के इलाके से, फैसलाबादी था बेचारा, गाँव के इलाकों से ले कोई पैसे दे दिए 10 लाख मुझे। उसके वो 10 लाख उतारने में मुझे ना तकरीबन 1.5 साल लगा था। ठीक है, तो मेरे मतलब 30 लाख और वो मिला मिलू के तकरीबन 40 लाख ये भी फंसा दिया मैंने। अब आप मैथ्स करो यहाँ पे, 40 लाख मैंने 17 में डुबो दिए। फिर मेरे साथ 40,000, 40 या समझो 50,000 मोबाइल वाला स्कैम हो गया। इसके बाद मेरे साथ वो 10 लाख दोस्त का वो गया, 50 लाख तकरीबन इधर हो गया, फिर ये 40 लाख ये हो गया, 90 लाख ये हो चुका था। और थोड़ा सा और कर आके छोटे मोटे जो स्कैम होते रहते थे, तो तकरीबन 1 करोड़ रुपया मैं अपनी ज़िंदगी का डुबो बैठा हूँ। अब मैं रोया हूँ तहज्जुद के वक्त अल्लाह के पास। 23-24 की बात, अब ये 24 की बात है। 23 में जो जोड़े वो डुबो दिए स्कैम, आखिरी स्कैम में एक और। अब मैं रोया अल्लाह के पास तहज्जुद के वक्त। मैं कहा अल्लाह ताला मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये आखिर गलती किधर हो रही है। मतलब ये सब कुछ करने के बाद अकल भी है, पैसे भी आते हैं, ये जुड़ते क्यों नहीं है यार। रोया अल्लाह के पास तहज्जुद के वक्त, आंसू आ गए। मैं मतलब इतना कमज़ोर हो गया था 24 में, अगर आपको मेरी पुरानी 24 की वीडियोस देखो ना, सही पतला हूँ मैं उसमें। और फिर मैंने ना अल्लाह ताला से कहा कि कोई डील करें आप मेरे साथ, आप मुझे रिकवर कर दें। मैं आने वाले जितने भी बच्चे हैं ना, उनको मैं जितनी मेरी मतलब हिम्मत है मैं फ्री में काम सिखा दूंगा। यूट्यूब पे बैठ के स्टॉक मार्केट सिखा दूंगा। मेरी एक पुरानी वीडियो भी है, उसमें मैंने बोला हुआ है कि आई गिव अप ऑन मेकिंग कंटेंट। मैं मतलब यूट्यूब से गिव अप करने लगा था। असल में उस टाइम ये भी हुआ था कि ये जो मेरे चैनल को जिसकी सारी चीज़ें बनाई है ना, वो वाली छोड़ी चली गई। उसने मतलब चैनल ही बीच में छोड़ दिया, वरना वो अच्छा खासा चैनल चला रहा था मैं। वो जिसने मेरा कंटेंट सारा बना के दिया, मुझे गाइड किया थंबनेल कैसे बनाना है, और मतलब मैं एक फ्लो में जा रहा था यूट्यूब, वो भी छोड़ी चलेगी। तो सारे छोड़े चले गए थे मुझे, मैं जीरो पे आ गया था। अच्छा अल्लाह ताला की एक सिफ्त है, अल्लाह ताला पहले सबको दूर करता है इंसान से, और इंसान का अकेला रह जाता है, फिर अल्लाह ताला उसके पास आता है। मतलब पहले भी आता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन इंसान नहीं अल्लाह ताला को ढूंढ रहा होता, इंसान इंसान को ढूंढ रहा होता है। और अल्लाह ताला फिर सबसे ना उसको धोखा दिलवा दिलवा के याद करता है कि भाई मैं ही हूँ तेरा असल बंद, जो सबको हेल्प कर सकता है, जो सब कुछ तुझे दे सकता है। जब मैं तहज्जुद वक़्त रोया ना अल्लाह ताला के पास, अच्छा उस टाइम भी जब मेरा नुकसान चल रहा था ना वो बोला, तो मैंने अल्लाह ताला के पास रो के ये कहा, या अल्लाह ये नुकसान या तो ख़त्म कर दे, या मुझे इस मुसीबत से निकाल दे, अज़ियत से निकाल दे। फिर हुआ ये कि मैंने फिर स्टार्ट, अब ये 24 में मैंने फिर से स्टार्ट किया। 23 का जो भी था 24 में मैं आके फिर से स्टार्ट किया। और अब ना मैंने अकल से काम लिया। मैंने कहा अब पुट्ठे हो जाओ, कोई मर रहा है, कोई पैसे मांगेगा, पैसे नहीं है भाई। जिधर तनख्वाह आई डालो स्टॉक में, थोड़ा सा आया स्टॉक में डालो, डिविडेंड आया स्टॉक में डालो। इतना स्टॉक में डाला पैसा कि मैंने ना भर दी, कटोरी भर दी। इंक्रीज हुआ बेचो ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे से उठाया, फिर ऊपर आया, फिर बेचो, फिर नीचे से उठाया, फिर ऊपर आया, फिर बेचो। मेरे सामने MEBL 170 का महंगा है, वो 500 का हो गया, महंगा ही है। अभी भी महंगा ही है भाई, वो हर दफा महंगा ही लगता है, वो और ऊपर चला जाता है। यूबीएल से मैंने फिर पैसे कमाए, मैंने 9 लाख रुपए यूबीएल से कमाया। मैंने POL से 1.5 लाख कमाया, मैंने LSCVL से फिर मेरे ख्याल से 2 लाख कमाया। मैं मतलब पैसे कमाता गया। मैं अल्लाह ताला अब मैं आपका दोस्त हूँ और आप मेरे दोस्त हैं, अब आपने मुझे रिकवर करना है। आई ऑलमोस्ट लॉस 90 लाख। अब आपने मुझे इसी 90 पे लेके जाना है। मुझे नहीं पता 90 नहीं तो डबल करेंगे, अब आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। तभी फिर मैं 90 तक फिर पहुंचा हूँ। मैंने 30-40 से स्टार्ट लिया। मैंने स्टार्टिंग में 10 से ही किया था, 5-10 करके डाला, तो मैं वो 30 लाख से 90 लाख तक पहुंचा था। पहले 90 लाख डुबो बैठा, फिर 30 लाख से 90 लाख तक पहुंचा, फिर 90 से 67 पे गिरा वापस। अब वो 67 से वापस 90 क्रॉस कर गया हूँ मैं। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में ना मैंने एक फार्मूला सीखा लाइफ का। तहज्जुद को अपनी असली नमाज समझो। 5 तो पढ़ते हो, तहज्जुद वो वाहिद नमाज है जो अल्लाह ताला जान देते हैं इंसान को कि मेरे पास, इसलिए रात को जल्दी सोने की कोशिश करो। अगर नहीं होता तो अलार्म लगा के तहज्जुद पढ़ना शुरू करो, अल्लाह ताला फिर खुद ही तुम्हें उठा देंगे ऑटोमेटिक। तहज्जुद शुरू कर दी मैंने, कुरान की सूरतें शुरू कर दी मैंने। कुरान मैंने ऐसे मतलब दिल से जोड़ दिया था कि जब मेरा वो लॉस चल रहा था ना, वो जो ऑर्डर 40 ऑर्डर वाला स्कैम था, मैं पेट में दर्द होती थी, खाना नहीं खाता था, परेशान होता था, मेरी दाढ़ी मुझे प्रॉपर बड़ी सी हो गई थी, मैं इतना परेशान हो गया था। और मैं ना रोता था
चीखें निकलती थी मेरी कि मैंने ये क्यों किया। मतलब अपने हाथ पे होता था कि मैं अपने आप को थप्पड़ मारता था ऐसे करके, मैंने ये सब कुछ ऐसा क्यों किया। अच्छा भला मैं जा रहा था, अगर मैं वो चीजें ना करता तो मैं आज 2 से 3 करोड़ के पोर्टफोलियो में खड़ा होता। मतलब आप कहते ही होगे यार ये 17 से कर रहा है कि इसके इतने अभी तक से बना क्यों नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा कहीं बोंगी मार देता था, कहीं फंसा देता था पैसे और गलत जगह फंसते थे। अब इस दफा घर वालों ने स्पेशल बोला था कि बेटा किसी को उधार ना दें। मैं कहा ठीक है, डन हो गया बेटा, सिर्फ स्टॉक मार्केट में देख के खेलें। ठीक है, डन हो गया, आगे बताएं। अब हर दफा ना बहुत देख के चलता हूँ, अभी मैं बाइंग ना डर डर के करता हूँ क्योंकि मैं डुबो बहुत जा चुका हूँ पैसे। अब अकल आ गई है, अब आराम आराम से खेलना है। अब गिरे भी मार्केट में, अब डरता नहीं हूँ मैं, कहते गिर जाए। पहले ही इतना टूट चुका हूँ मैं कि अब लाइफ से नहीं डर, अब मतलब अल्लाह से डर लगता है, लाइफ से नहीं डर लगता। मतलब अब अगर मुझे मेरा दिल तोड़ने की कोशिश करे ना, मैं कहता हूँ यार ये दिल है, तोड़ ले जितना तोड़ना है। पहले ही इतना टूट चुका हूँ लाइफ में कि अब मुझे ना नुकसान से, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह बुरे वक्त से बचाए। अल्लाह ताला ने माशाल्लाह इतना स्ट्रांग बना दिया है कि मतलब अल्लाह ताला इंसान को पहले ज़मीन में झुका देता है कि सजदा कर पहले मुझे, तो फिर इंसान उठता है ऐसे करके कि अल्लाह ताला थैंक यू। तो मैं इतना ही गिर गया था और ऐसे ही मैं उठा हूँ। अब मैं मतलब माशाल्लाह स्ट्रांग हो गया हूँ, और इस सारे प्रोसेस में मैंने ये चीज़ सीखी थी कि अल्लाह ताला इंसान को उसके करीब कर रहा होता है, और इंसान को नहीं समझ आ रही होती। इंसान कहता है कि नहीं यार मैं बहुत ऊपर जाऊँगा, सब्र करो। और जब इंसान को लगता है ना कि वो बहुत अक्लमंद है, वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करता है। हज़रत मूसा के साथ भी मतलब थोड़ा सा इस सिलसिला का हुआ था कि कुरान में भी जिक्र है। उनको भी एक पॉइंट पे ना ऐसा आया था कि उनको अल्लाह ताला ने काफ़ी इल्म दिया ना, तब अल्लाह ताला ने कहा था मेरे ना एक और बंदे से मिल गया ना, तो उनके पास एक डिफरेंट किस्म का इल्म था, वो हज़रत खिज़र थे। तो यहाँ पे आप कहोगे इसको इस बात से कैसे लिंक करूँ, क्योंकि मैं जब स्टॉक मार्केट में था ना, मुझे पता होता था स्टॉक का झूला क्या है, लेकिन मैं बोंगी मारता था, मैं पैसे गलत जगह फंसाता था, और मैं हमेशा पैसे निकाल के ना किसी दोस्त को दे देता था, ये ले तू ले ले, और वो दोस्त फिर गरीब बन जाता था, पैसे नहीं देता था वापस, ये भी होता था। तो ऑलवेज मेक फ्रेंड्स, बट बिफोर गिविंग देम मनी 1000 दफा सोचना है क्यों दे रहे हो। और ठीक है कर्जे हंस ना करो, लेकिन ये सोच लो कि ये पैसे कभी शायद ना ही आए वापस। ठीक है, अब आप लोगों ने मेरी लाइफ से जो सीखा है चीज़ें, आप कमेंट पे बताएं क्या सीखा है। मैं वैसे ये बताना नहीं चाह रहा था स्टोरी, लेकिन मुझे बहुत पहले लोगों ने कहा था कि अपनी लाइफ के बारे में बताओ कि आपने ये सब कुछ कैसा किया। अब देखो एक बंदे ने 90 लाख डुबोया हो, तो उसने अब वापस उस 90 लाख तक पहुंचा है, तो मैं अपना 50-50 पूरा कर गया हूँ। अब इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हिम्मत दी तो इसको डबल ट्रिपल करके दिखाऊंगा आप लोगों को। इसी किसी फ्यूचर में कभी वीडियो मैंने नजर आ रहा होगा, इससे ज़्यादा कर लिए पैसे। और अभी रिसेंटली मैंने अपनी कंपनी से भी लड़ाई की एक बात पे, उन्होंने कहा कि 5 मंथ्स स्टे करोगे तो तुम्हें तनख्वाह मिलेगी टाइम पे, वरना तनख्वाह तुम्हारी ना होने के बराबर होगी, तुम देंगे तनख्वाह टाइम पे। तो मैंने कहा मैंने फैमिली के पास जाना, मुझे ना अपनी छुट्टी टाइम पे चाहिए, जो मेरी छुट्टी का स्केजुअल है मैं उसको फॉलो करना चाहता हूँ। तो कंपनी कहती है कि मतलब उन्होंने इशारा ऐसा बात की कि आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी बेटा टाइम पे। तो मैंने पता क्या बात बोली, मैं कहा मुझे ना अपनी फैमिली से मिलना है, क्योंकि पैसे अल्लाह ताला ना, मैंने देखा इस पूरी लाइफ प्रोसेस में देखा अल्लाह ताला फिर से देते पैसा। और अल्लाह ताला ना वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह ताला राज़िक है, और वो कहीं ना कहीं से सबब बना देगा, वसीला बना देगा, तुम्हें पैसे पहुंचा देगा कहीं ना कहीं से। तो मैंने कहा यार मुझे फैमिली तो चाहिए ना, फैमिली से मैं दूर हूँ, पैसा तो मेरे पास फिर भी आ जाएगा कहीं ना कहीं से, लेकिन फैमिली से स्पेशल मिलना है, क्योंकि जो बॉन्ड फैमिली का है ना अल्लाह ताला ने जो जोड़ा है वो बहुत अच्छा है। और इस पूरे प्रोसेस में एक और जो चीज़ मैंने देखी थी कि सगे जो होते हैं आपके अपने माँ बाप होते हैं और आपके बहन भाई होते हैं, ये बाकी जितने भी होते हैं ना ये अच्छे होते हैं, लेकिन ये आपके टेस्ट के लिए होते हैं। अब मैंने अल्लाह ताला से मतलब एक दफ़ा रोते हुए पूछा तहज्जुद के वक्त कि ये जितने भी आए थे ये क्यों मेरे साथ ऐसे होता था, मतलब मैं ही, मतलब ये देखो अब इंसान के अंदर आया है, आप एक यकीन कमज़ोर हुआ कि खाली मैं ही हूँ ऐसा, कि मेरे साथ ही क्यों ऐसे होता है। तब ना मतलब मैंने पूछा ये, और मुझे ना रोना आ गया इस बात पे। तो मुझे एहसास हुआ उस बात पे कि मतलब उसके बाद ना मैंने फिर इंस्टाग्राम पे एक दफ़ा, मतलब ये तो रोना आ गया इस बात सुन के, आके मैं सो गया। सुबह उठा, रील देखी, तो एक मौलाना का बयान आया, तो उसमें बड़ी प्यारी सी बंदे ने बात की। उसने कहा अल्लाह ताला ना अपने फेवरेट बंदों को ना तोड़ता है और फिर जोड़ता है और फिर दुनिया के सामने पेश करता है, ये देखो। और बहुत मतलब अल्लाह ताला ने चुने होते हैं बंदे कि ये इसको मैं तोड़ूंगा और ये जुड़ेगा और ये फिर दुनिया के सामने एक मिसाल बनेगा, फिर दुनिया इसको फॉलो करेगी। अब ये मैं नहीं कह रहा मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी, मैं छोटा सा ही, मेरे 5000 मर मर के भी सब्सक्राइबर बढ़े मेरे पहले तो बढ़ते ही नहीं थे सब्सक्राइबर। मैंने वैसे सोचा था जब स्टार्ट किया था ना चैनल, तो उस वक्त 100 मेरे होते थे मर मर के व्यूज, वो भी मैं घर वालों को कहता वीडियो लगा ले यार मेरी, प्लीज मेरी वीडियो व्यूज ही नहीं आते थे तब मेरे दोस्त हंसते थे, कहते थे यार तेरा नहीं चैनल चलने का, तू व्लॉगिंग कर ले, व्लॉगिंग में तो बहुत कामयाब होगा। मैं कहा यार सब करते हैं, मैंने वो नहीं करना जो सब करते हैं, मैं हमेशा डिफरेंट चलता हूँ। स्टॉक मार्केट में मेरे साथ यही होता है, मैं हमेशा डिफरेंट चलता हूँ स्टॉक मार्केट में, एक तरफ नहीं चलता, उधर चलता हूँ यार, उधर देख उधर क्या चल रहा है। तो ये चीज़ है कि
मैंने ना ये देखा है कि अब देखो मैं कुरान पढ़ता हूँ ना, मैं अब अपनी अम्मी को बताता हूँ कि ये वाली मैं चीज़ें पढ़ता हूँ। अम्मी कहती मुज़म्मिल पढ़ा करो, मतलब वो जो मंजिल होती है, मतलब मुज़म्मिल नहीं, मंजिल पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ अम्मी यार ये स्पेसिफिक सूरतों से ना मेरा काम बड़ा बेहतर हो गया, मतलब अल्लाह ताला ने ना मुझे स्पेशल जोड़ा है। अब वो कह रहे थे कोई बंदा को स्पेसिफिक सूरतें कौन कौन सी जो मैं पढ़ता हूँ, वो मैं बता देता हूँ। सूरह बकरा की ना रोज़ की 25 आयतें पढ़नी है आपने, ठीक है। मतलब अगर आज 0 से 5 25 तक है ना, 1 से 25 तक पढ़नी है, अगले दिन 25 से 50 तक। जब आप 250 तक पहुंचोगे ना, उसके बाद 250 से 284 या 285 तक टोटल है, वहां तक फुल करना है, ठीक है। फिर से राउंड साइकिल स्टार्ट कर दो, क्योंकि सूरह बकरा की बहुत बरकत है। आई थिंक इसको जो पढ़ता है गूगल पे सर्च करना, उसको 16 इनामात में से मिलते हैं नाम, तो ये बहुत प्यारी सूरत है। नंबर 2 पे जब मैं सूरत को कोशिश करता हूँ पढ़ूँ रेगुलर, तो मेरी बड़ी फेवरेट सूरत है वो सूरह नमल है, ठीक है। जुमे के दिन तो सूरह गाफ पढ़ता हूँ, लेकिन रेगुलर मैं सूरह नमल को लेके आता हूँ। ये बहुत भारी सूरत है, बड़ी भी है, सजदा भी आता है इसमें, और ये वाहिद सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी आती है, क्योंकि इसमें वादिय सबा जो बिल्कीस है उनका वाक़या भी है, और ये इसमें चूंटी का वाक़या भी है, और इसमें वो भी है कि जब अल्लाह ताला ज़मीन पे आए थे हज़रत मूसा से मिलने, मतलब एक झलक दिखाने आए थे, लेकिन आए थे मिलने। बाकी पूरे कुरान में इस तरह का नहीं है, लेकिन ये इसमें इस वाले पार्ट, मतलब इसकी शुरू की 16 आयात में ना मेरे ख्याल से ये वाक़या है। उसके बाद ना मैं अब सूरह लुकमान पढ़ता हूँ, सूरह सजदा, ये इकट्ठी आती हैं। फिर बीच में मैं सूरह यासीन, ये सुबह के टाइम पढ़ता हूँ, साथ में सूरह दुखान। इसके बाद मैं सूरह मोहम्मद और सूरह फ़तह, ये भी लाइन में आती हैं। फिर सूरह रहमान और सूरह वाक़िया, ये भी लाइन में इकट्ठे आते हैं। फिर मैं जाता हूँ 29 पारे में, सूरह मुल्क, सूरह नू, सूरह जिन और सूरह मुज़म्मिल। उसके बाद अब मैं 30th पारे पे आ गया हूँ। 30th पारे में मैं सूरह नबा पढ़ता हूँ, सूरह तकवीर पढ़ता हूँ, सूरह इन्फितार पढ़ता हूँ, सूरह इंशिकाक पढ़ता हूँ, सूरह मुतफ़िफ़ीन पढ़ता हूँ, और सूरह आगे एक और आती है सूरह बुरूज, सूरह तारिक, फिर सूरह फजर, और एंडिंग में करता हूँ सूरह अलग पे, क्योंकि आपका कुरान की स्टार्टिंग जो थी ना सूरह अलग से हुई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम पे। तो यहाँ पे मेरे एंड होता है ये पूरा साइकिल। अच्छा, ये नहीं पढ़ा जाता रोज़ पूरा मेरे से, मैं कोशिश करता हूँ, अक्सर हो जाता है बट कभी कभी नहीं होता। जब मैं मोस्टली पाकिस्तान आया होता हूँ तो मेरे से नहीं होता, बट मैंने देखा है जब से मैंने इस पूरी चीज़ में आया हूँ ना, अल्लाह ताला ने ना मेरी लाइफ का वो चेंज कर दिया, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी है। मतलब कि ना दोनों पहलू नजर आते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। मैं कहता हूँ यार अगर ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, और अगर ये इतना बुरा हो गया तो कुछ नहीं होता। मतलब इतना वो एक मुझे अल्लाह ताला ने फ्री स्पिरिट बना दिया ना चीज़ों के बारे में, कि कोई अगर मुझे बातें भी सुनाता है ना, सब सुन लेता हूँ कि अच्छा हो गया, आगे आगे कोई और सुनानी बात। और अगर कोई यहाँ पे बैठे होते हैं लोग कहते हैं यार वो ऐसे बोल रहा था तेरे बारे में, वो ऐसे बोल रहा था, मैं कहा बोलने तो उसका मुंह है भाई, बोल सकता है तो। कहते यार तुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं कहा कितना कितना बोल लेगा। 2 दिन बाद मेरा दोस्त बना होगा, कह रहा है थोड़ा सा मतलब बंदा रिएक्शन ही शो कर। मैं कहा यार देखो फोकस करो, यहाँ पे लगे होते हैं लाइन में जैसा घोड़े के लगे होते हैं, वो सीधा चलता रहता बेचारा। आपने अपनी ज़िंदगी माँ की गोद से कब्र की लहद तक जाना है। नेक अमाल करो, अल्लाह को राज़ी करो। एंड में अल्लाह ताला ने यही पूछने सबसे मुश्किल सवालात में से कि ज़िंदगी जो दी थी किस हाल में गुजारी, और ये भी था कि लोगों के साथ क्या सलूक था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग ना इधर आके मार खा जाते हैं, हम गीबत कर जाते हैं, गाली दे देते हैं, बुरा भला कहते हैं, उसके बारे में मजाक उड़ा देते हैं। ये नहीं सोचते कि यार उसका दिल भी टूट गया। अगर किसी का दिल तोड़ दिया ना, उसके पैर पड़ के माफ़ी मांग लो, क्योंकि क़यामत के दिन अगर वो अल्लाह के पास चला गया ना तुम्हारी शिकायत लेके, फिर अल्लाह ताला तुम्हारे पास आएगा कि भाई क्यों तोड़ा तूने मेरे बंदे का दिल। तो ये चीज़ थी। बाकी मैंने लाइफ में यही बताना था कि आपके पैसे जब भी डूबेंगे ना, याद करो अल्लाह ताला वापस देंगे तुम्हें, और अच्छे से डबल करके देंगे, ये याद कर लो। अगर आपका कोई स्टॉक लॉस में है ना, तो परेशान ना हो, आप अकेले नहीं हो, सब हम आपके साथ हैं। हम भाई अपना इतना स्टॉक लॉस में होते हैं यार, मेरे पोर्टफोलियो में ही रहो तो इतने ज़्यादा स्टॉक उठाए हैं भाई, वो अक्सर लॉस में ही चल रहे होते हैं, इकट्ठे किए होते हैं मैंने। प्रॉफिट होता है मैं निकालता रहता हूँ, मैं पूरा बेचता हूँ स्टॉक। ये मैंने चीज़ देखी है, और मैंने ये चीज़ देखी है हर स्टॉक की ना बारी आती है, हर स्टॉक का एक दिन आता है। अब वो WTL नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी WTL वाले बड़े नाराज होते हैं इस बात पे। आता है नंबर, सब्र मांगता है। इस पूरे मतलब मैंने एक और चीज़ फील की थी, सब्र सीखा है मैंने अपनी लाइफ में भी, सब्र सीखा है, स्टॉक मार्केट में भी सब्र सीखा है। और ये सीखा है कि या तो बेचो, पूरा ही बेचो, और अच्छा बेच के खुश हो जाओ, और उसकी तरफ वापस ना जाओ। ठीक है, आपने इस जॉब मतलब कंपनी की तरह समझो, आपने कंपनी में जॉब कर ली, आप उस कंपनी की तरफ ना जाओ यार तनख्वाह बढ़ा देगा, बेशक प्राइस बढ़े स्टॉक की, यार अब उधर ना जाओ यार, तुमने बेच दिया ना, अब तुम कहीं और चले जाओ। ये संभालो इसको, ऐसे ही जैसे इसका झूला ले लिया, अब किसी और झूले में बैठ जाओ। स्टॉक्स भी ऐसी हैं, किसी स्टॉक में खेल लिया, अगले स्टॉक में खेलो, उसी स्टॉक के पीछे बार बार जाओगे, वो एक टाइम पे ऐसा गिरेगा ना कि तुम भी कहोगे यार हम किधर आके फंस गए। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कोई बात अगर आपको मेरी बुरी लगती है प्लीज़ कमेंट में बता दिया करें। कमेंट में मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप सब लोगों को रिप्लाई करूँ, लेकिन आप लोग माशाल्लाह ऐसे हैं, क्यूट बंदे हैं, कमेंट में कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है।
और अगर कोई दूसरा बंदा कमेंट कर दे तो उसकी भी सुन लो, वो भी एक्सपर्ट ही है यार, जो बेचारा गाइड करने की कोशिश कर रहा है आप लोगों को। तो परेशान ना हुआ करें यार, इंशाल्लाह 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 मेरी अल्लाह से स्पेशल दुआ होती है कि जो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं इनका भी अल्लाह प्रॉफिट करा दे। मेरा प्रॉफिट तो देख लेते हैं लेकिन इन बेचारों का नहीं होता, इनका भी करा दे। क्योंकि मैंने वो चीज़ फ़ील की है, जब बाकी कमाते थे तो मैं देखता रहता था, और मैंने अल्लाह ताला से यही कहा था, ये जब मेरा नुकसान जो हुआ था ना, ये 40 लाख वाला एक और, ये जो 2024 में हुआ था, मैं कहा अल्लाह ताला अब ना मैंने तेरी मखलूक की मदद करनी है, तू मेरी मदद कर, मैं तेरी मखलूक की मदद करूँगा। तब मैंने फिर ना ये इस प्रोसेस, ये फरवरी में मैं निकला था, अक्टूबर 2023 में मेरा स्टार्ट हुआ था स्कैम, फरवरी में मैं निकल आया था स्कैम से, 5 महीने तक जलील ही होता रहा हूँ। उसके बाद ना मैंने यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाना शुरू की थी प्रॉपर, व्यूज़ नहीं आते थे उस वक्त भी, 100-200 ही आते थे। मैं घर फ़ोन करता था अपनी भतीजी को कि वीडियो लगा दो मेरी, ठीक है, तो वो बेचारी लगाती थी, कहती थी ये ले चाचू वीडियो लगा दी, वीडियो कॉल करती थी। अभी भी शायद कल परसों की लाइव पे भी आई थी, तो वो अक्सर मुझे फ़ोन करके कहती है आप अब मुझे कहते नहीं है कि वीडियो लगा दें आप, तो मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है, कारवां बना दिया अल्लाह ताला ने, पता ही नहीं चला चलते चलते। माशाल्लाह आप लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया है। मेरे चैनल पे ना सर स्ट्राइक भी लगी थी, असल में ये स्ट्राइक लगी थी 2025 के अक्टूबर में लगी थी। अक्टूबर वाला महीना मेरे साथ बहुत बैड बैड होता है, पता नहीं क्यों। अक्टूबर में स्ट्राइक लगी थी, उसके बाद से मेरा चैनल 6 महीने तक ना खुआर हुआ है। 6 महीने तक मेरे चैनल में नई व्यूज़ आए फिर से। अब देखो डीमोटिवेशन है ये बहुत बड़ी, कि आप इतनी मेहनत करो और आपको कुछ भी ना मिले, सिला ना मिले ना, फिर भी माशाल्लाह 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 6 दफ़ा बोलने को तैयार हूँ मैं इस बात पे। मेरी कम्युनिटी व्हाट्सएप पे जो बन गई थी ना, इसका मुझे बहुत एडवांटेज हुआ था। मैं जब भी कोई वीडियो होती थी इनको भेजता था और ये सपोर्ट करते थे वीडियो को, ये देखते थे, तो मेरे 400-500 व्यूज़ आ जाते थे, ऑन स्ट्राइक पे आ जाते थे कि यार स्ट्राइक लगा हुआ है चैनल पे, इसके 2 चैनल डेड होना चाहिए, फिर भी आते थे। तो एआई को मैंने जब अपना स्टैट्स उस वक्त के और इस वक्त के दिखाए, तो एआई कहता है कि ये वाहिद चैनल मेरी तरफ से अब तक है कि जो सर्वाइव कर गया स्ट्राइक को और अब चल पड़ा है। बहुत रेयर होता है कि चैनल चल जाए, क्योंकि चैनल अक्सर लोग ना बंद करके नया चैनल बनाते हैं, लेकिन मेरा माशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम का वैसे मैं दाद देता हूँ, सपोर्ट बहुत करते हैं, और मैं जब भी पाकिस्तान आता हूँ मैं अक्सर फ़ैन मीटअप भी करता हूँ लोगों से, कि मिलना किसी पिंडी इस्लामाबाद में मिलने को तैयार होता हूँ। थैंक यू सो मच आप लोगों का, दिल से खुशी होती है, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, लाइव पे भी आते हैं, वीडियोस पे भी देखते हैं, कमेंट ठीक है कभी बार आप कर सकते हैं, आपकी वजह से लॉस हुआ है, ठीक है हुआ है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरा भी हुआ है, मैं दिखाता भी हूँ, मैं छुपाता नहीं हूँ। मेरी एक सबसे बुरी आदत ये, मैं चीज़ छुपाता नहीं, मैं जो होता है वो सामने कर देता हूँ, इसलिए मुझसे लोग डरते भी हैं यहाँ पे, कहते हैं यार ये ना जो जैसा अंदर वैसा बाहर है, तो ये बच के रहना, ये फिल्टर के बगैर है भाई। आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।